हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियांशु। और क्या आपको पता है कि आने वाले 100 से 200 सालों में हमारी पृथ्वी से एक बड़ा एस्टेरॉइड टकरा सकता है। क्या ये पूरी तरह निर्धारित है या फिर ये कौन सा एस्टेरॉइड है और क्या हम इस भविष्य की घटना को विज्ञान की मदद से टाल सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हो उस एस्टेरॉइड के बारे में गहराई से तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो टाइटल्ड व्हाई वेनू इज सो स्पेशल। 11 सितंबर 1999 को नासा के लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च यानी कि लिनियर प्रोग्राम में एक नए कार्बोनेशियस एस्टेरॉइड की खोज हुई। इस एस्टेरॉइड को सबसे पहले 23 सितंबर 1999 को एरिकीबो ऑब्जर्वेटरी और गोल्डस्टोन डीप स्पेस नेटवर्क के इस्तेमाल से रडार इमेजिंग के जरिए ऑब्जर्व किया गया था। इस एस्टेरॉइड का नाम रखा गया बेनू, जो कि एक इजिप्शियन माइथोलॉजी के एक बर्ड के नाम पर रखा गया है। ये नाम एक 3rd ग्रेड के स्टूडेंट माइकल पुजियो ने सजेस्ट किया था एक नेम दैट एस्टेरॉइड नाम के कॉन्टेस्ट में, जो कि लिनियर द्वारा कराया जा रहा था। बेनू एक स्फेरॉइडल शेप का एस्टेरॉइड है जिसका सरफेस रफ है। इनिशियली ग्राउंड बेस्ड रडार इमेजिंग से पता चला था कि बेनू का सरफेस स्मूथ है, लेकिन नासा के ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने जब बेनू के हाई रेजोल्यूशन वाले पिक्चर्स पृथ्वी पर भेजे तब हमें पता चला कि बेनू का सरफेस स्मूथ नहीं बल्कि रफ है। बेनू का डायमीटर 490 मीटर्स है। बेनू की स्टडी करने के लिए और उसके कुछ ग्राम सैंपल्स पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नासा ने 8 सितंबर 2016 को ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को एटलस 5 लॉन्च व्हीकल के मदद से लॉन्च किया। 3 दिसंबर 2018 को ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट बेनू के पास पहुंचा और कुछ महीनों तक वो बेनू पर लैंड करने की सही जगह तलाश रहा था जहां पर वो आसानी से लैंड कर जाए और वहां पर अच्छे सैंपल्स भी मिल जाएं। और 20 अक्टूबर 2020 को ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट बेनू के सरफेस पर लैंड किया और वहां वो बेनू के सैंपल्स इकट्ठा करने लगा, जो कि उसे पृथ्वी पर वापस भी लाना था। फिर 10 मई 2021 को ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट बेनू के सरफेस से पृथ्वी पर आने के सफ़र पर निकल पड़ा। ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें कि हम किसी एस्टेरॉइड के इतने ज़्यादा सैंपल्स रिटर्न पृथ्वी पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2010 में जापान के जेक्सा ने हायाबुसा प्रोब को लॉन्च किया था, जो कि इटोकावा नाम के एस्टेरॉइड से सैंपल्स लेकर वापस पृथ्वी पर आया था। और दिसंबर 2020 में भी हायाबुसा 2 नाम के मिशन को लॉन्च किया, जो कि रियुगु एस्टेरॉइड से सैंपल्स लेकर आया था। लेकिन उन मिशंस में ज़्यादा कोई सैंपल्स हमें हासिल नहीं हुए थे और इसीलिए नासा ने ओसाइरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया। नासा इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ओसाइरिस रेक्स मिशन में हमें करीब 400 ग्राम से लेकर 1 केजी तक एस्टेरॉइड बेनू के सैंपल्स मिलेंगे। नासा का मिनिमम टारगेट है 60 ग्राम, यानी कि नासा फुल कॉन्फिडेंस है कि उन्हें कम से कम तो 60 ग्राम सैंपल्स मिल ही जाएंगे। ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट बेनू से पृथ्वी पर वापस आने के सफ़र पर निकल चुका है। ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर 24 सितंबर 2023 को पहुंचेगा। ओसाइरिस रेक्स मिशन यूनाइटेड स्टेट्स का पहला मिशन है जिसमें कि एस्टेरॉइड के सैंपल्स पृथ्वी पर वापस लाए जा रहे हैं। नासा के इस ओसाइरिस रेक्स मिशन में कुल 983 मिलियन US डॉलर्स खर्च हुए हैं। लेकिन आखिर नासा अरबों रुपए खर्च करके एक एस्टेरॉइड के केवल 60 ग्राम सैंपल्स ही क्यों लाना चाहता है? आखिर क्या खास बात है इस एस्टेरॉइड बेनू में? साइंटिस्ट का कहना है कि बेनू एक टाइम कैप्सूल है, यानी कि एक ऐसा जरिया है जिसे हम स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे आई और हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सभी पहेलियों को हम सुलझा सकते हैं। साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक बेनू पर पाया गया कार्बोनेशियस मटेरियल किसी बड़े प्लैनेट या फिर प्रोटोप्लैनेट के एक छोटे पार्ट का हिस्सा है। पहले भी कई एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि एमिनो एसिड्स पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो कि पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए ज़रूरी है नेचुरली सिंथेसाइज हो सकती हैं। बेनू का स्पिनिंग स्पीड और इसका शेप समय के साथ चेंज हो रहा है। इसके तेज स्पिन की वजह से ये अपने एक्सिस पर एक लट्टू की तरह घूमता रहता है। बेनू अभी सूरज का एक चक्कर 437 पृथ्वी दिनों में लगाता है और ये अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते कभी कभी पृथ्वी के बहुत पास से गुजरता है। 22 सितंबर 1999 को ये पृथ्वी से करीब 22 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा था और 6 साल बाद ये करीब 19,74,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। यानी कि 6 साल के अंतर में ये पृथ्वी से करीब 2.5 लाख किलोमीटर कम दूरी पर आ गया। इस प्रकार ये समय के साथ पृथ्वी से और भी करीब से गुजरता जा रहा है। इन्हीं आंकड़ों को अच्छे से स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि एस्टेरॉइड बेनू 30 सितंबर 2054 को और 23 सितंबर 2060 को पृथ्वी से करीब 13 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और फिर 25 सितंबर 2135 को बेनू अर्थ से करीब 2,94,037 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और तब 1800 में से एक चांस होगा कि वो हमारी पृथ्वी से टकरा जाए।
अगर हम मान लें कि बेनू पृथ्वी से टकरा जाएगा तो क्या पृथ्वी से लाइफ का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जैसे कि चिक्सुलव इम्पैक्टर के वजह से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि क्या हो अगर हमारी पृथ्वी से बेनू टकरा जाए। सो गाइज, बेनू का डायमीटर 500 मीटर से भी कम है। चिक्सुलव इम्पैक्टर एस्टेरॉयड का डायमीटर करीब 10 किलोमीटर था, फिर भी वो पृथ्वी से पूरी लाइफ को ख़त्म नहीं कर पाया। तो बेनू तो उसके मुकाबले 20 गुना छोटा है, तो इससे उतना ज़्यादा तबाही तो नहीं होगा, लेकिन उसके टकराव से करीब 2200 मेगाटन एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जो कि 80,000 हिरोशिमा पर गिराए लिटिल बॉय न्यूक्लियर बम के बराबर होगा। सो फ्रेंड्स, क्या हम ऐसे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से पृथ्वी को बचा सकते हैं? अगर हाँ, तो वो कौन से तरीके हैं जिससे कि हम इस मुसीबत को टाल सकते हैं? उनके बारे में हम अगले एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको बेनू के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अगर इस चैनल का कंटेंट आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियोज़ मिस ना करो। सो गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी अमेजिंग टॉपिक। टिल देन, बी बेटर योरसेल्फ।